ने कहा कि जो हरीड है वो बरी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही बात है। इसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा है कि आप 48 घंटे के अंदर चार्जशीट फाइल करिए और फैसला सुनवाइए। मेरा सवाल ये है, जो मूल प्रश्न यहाँ पे जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इस कमियों को मानते हुए भी, कि अगर मेरा फैसला देने का या मेरा फैसला करवाने का इंटेंट ही नहीं है, तब कैसे होगा? आज हम कह रहे हैं कि 6 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। क्या 15 साल पहले भी 6 करोड़ केस थे क्या? उससे 15 साल पहले भी इतने ही केस थे क्या? हमने जानबूझ के फाइलों को पाइलअप किया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पे फैसले हो सकते थे लेकिन नहीं दिए गए। अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं हो पाई, आप लोग कोर्ट में रहते हैं, आप ज्यादा जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा इंटेंट है, हमको जल्दी केस करने हैं, तो जल्दी का मतलब ये नहीं कि बिना जांच के ही फैसला सुनाना है, जांच के साथ सुनाना है। और ये क्यों नहीं हो सकता कि अगर दो लोग के बीच में जिरह हो रही, केस हो रही है, तो जज साहब ये कह सकते हैं ना कि भाई साहब आप अगले हफ्ते आइएगा, मैं फैसला सुनाऊंगा, जो भी आर्गुमेंट रखने रख लीजिए आप। ये क्यों नहीं हो सकता? मैं लीगल स्टूडेंट हूं, मैं जानना चाहता हूं, मेरे को पता नहीं है, हो सकता है आप लोग ज्यादा जानकारी दें। मैं इसको सेकंड राउंड में आपसे पूछूंगा, इसका जवाब सोच के रखिएगा। अशोक बगड़िया जी, हम लोग तो लाइव स्ट्रीमिंग आज देख रहे थे, आप तो कोर्ट में जाके रोज देखते हैं, क्या है माजरा? ये क्यों इतनी पेंडेंसी बनी रहती है? फिर ये बात चीफ जस्टिस साहब को क्यों कहनी पड़ी? थैंक यू नीरज। इनफैक्ट मेरे से पहले जस्टिस वर्मा, फैजान जी, विराग जी और अश्विनी जी ने मोटे मोटे सारे जो मुद्दे हैं पेंडेंसी को लेके, उन पे बहुत सही टिप्पणी की है। जस्टिस वर्मा ने कहा कि एडजर्नमेंट्स की जो प्रैक्टिस है उसको कर्ब करना चाहिए। मुस्तफा साहब ने कहा कि जो जजेस है, द नंबर ऑफ जजेस हैव टू बी इंक्रीज। विराग ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अश्विनी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो चीज हम लोग इस तरह के बहस में मिस आउट कर जाते हैं, वो ये है कि जब पेंडेंसी बढ़ रही है तो आपको ये कारण ढूंढना होगा, ये वजह ढूंढनी होगी कि पेंडेंसी अचानक जो इतने मुकदमे अदालतों में पेंडेंसी बढ़ रही है तो क्यों हो रही है। तो हमने एक ट्रेंड देखा है कि हमारे यहाँ मानते हैं कि द रेट ऑफ डिस्पोजल बहुत पुअर है, लेकिन जो फ्रेश मुकदमे जो फाइल हो रहे हैं वो भी पेंडेंसी को बढ़ावा देते हैं। जो पेंडेंसी के जो केसेस पेंडिंग होते हैं उनके नंबर्स ऊपर बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये जो फाइलिंग सिस्टम के समय जो नए मुकदमे फाइल होते हैं, उस स्टेज पे कुछ फिल्टर या कोई रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एज इंडियंस, हम लोगों को लिटिगेशन में बहुत मजा आता है। हमको ये मजा आता है कि हमने उसको फंसा दिया, उसने हमको फंसा दिया, चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो। हम लोग मोटे तौर पे इंडियंस जो हैं, हमको लिटिगेशन में बहुत मजा आता है। तो सबसे पहले जब फ्रेश केसेस फाइल होते हैं वहां पे इसको रेगुलेट करने की जरूरत है कि ये क्या इस तरह के मुकदमे फाइल होना जरूरी है या नहीं। द सेकेंड थिंग इज कि जो हर डिस्प्यूट, ये इस चीज पे भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या हर डिस्प्यूट को कोर्ट आना जरूरी है? क्यों नहीं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स को हम क्यों नहीं देखते हैं? क्यों सारे डिवोर्स केसेस, ट्रांसफर केसेस ऑफ डिवोर्स, क्यों ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इसको कर्ब क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों पार्टीज को प्री लिटिगेशन काउंसलिंग क्यों ना दी जाए कि भाई देखो, अगर आप लिटिगेशन में जाएंगे तो आपका डिवोर्स केस में करीब 10 साल लग जाएंगे। इफ यू गो थ्रू अ नॉर्मल कोर्स, ट्रायल कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, 10 साल जाओगे। आपको काउंसलिंग देना जरूरी है कि देखो, यू लूज 10 years ऑफ योर प्रेशियस लाइफ, यू लूज मनी, you don't gain anything out of it. Only the real beneficiaries out of any dispute is an advocate, is a lawyer who gains to earn money out of it. तो हमको ये जरूरी है कि प्री लिटिगेशन काउंसलिंग जरूरी है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स ढूंढना जरूरी है, और तीसरा चीज कि लिटिगेशन से पहले जो फ्रेश लिटिगेशन आ रहा है, उस स्टेज पे कोई फिल्टरेशन प्रोसेस या रेगुलेशन प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से ये जो पेंडेंसी की चीजें हैं, पेंडेंसी का मामला है, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो राइजिंग पेंडेंसी है, इनफैक्ट मैंने काफी जजेस और लॉयर्स को, दोनों को बहुत करीब से देखा है,
और ऐसा नहीं है कि दोनों बार एंड बेंच, दोनों जब मुकदमे की सुनवाई होती है उस दिन जज भी पढ़ के आता है, वकील भी पढ़ के आता है, लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो उस मैटर को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। वो ज्यादातर ये इस तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट बार का होता है। बेंच का ये होता है कि बेंच का एटीट्यूड होता है कि इसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जाए। दूसरी चीज, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। लेट्स टेक फॉर दिस एग्जांपल दिस ये हिजाब कंट्रोवर्सी जो कर्नाटका से सुप्रीम कोर्ट आई। अब आप देखिए, ये मामला फाइल हो गया था मार्च में। इंटरेस्टिंगली इस तरह के जो मामले होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, वो यूजुअली सालों साल चलते हैं। बट सरप्राइजिंगली हमने क्या देखा, ठीक है मार्च में मैटर नहीं टेकअप किया गया, लेकिन अभी सितंबर में टेकअप किया गया। 11 दिन में सुनवाई कंप्लीट हो गई और खत्म, फैसला रिजर्व हो गया। और हम जानते हैं कि अक्टूबर 15 तारीख से पहले, क्योंकि जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले फैसला आ जाएगा। तो कई बार जजेस को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना जरूरी होता है, लॉयर्स को कहना होता है कि ओके आई एग्री कि आपका मुकदमा इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपके मुकदमे के लिए 3 या 4 दिन निकाल सकता हूं, आप इसके अंदर अपनी बहस कंप्लीट कर दीजिए। एंड ट्रस्ट मी नीरज, कोई भी मुकदमा इतना पेचीदा नहीं है 3 या 4 दिन में जिसकी सुनवाई कंप्लीट ना हो सके डेडिकेटेड तरीके से। अक्सर यूजुअली होता है कि जो साइटेशंस वकील साहब कोर्ट में देते हैं उनको पढ़ने लग जाते हैं, 2-2 घंटे देखते हैं कि हम वो जजमेंट्स पढ़ रहे हैं। भाई क्यों पढ़ रहे हैं? वो जज साहब को साइटेशन दे दीजिए, वो घर पे जाके या रिटन नोट्स दे दीजिए, वो पढ़ लेंगे और उसके हिसाब से जजमेंट दे देंगे। सो दिस प्रैक्टिस ऑल्सो नीड्स टू बी कर्व्ड एंड द जजेस नीड टू टाइटन द स्क्रू समवेयर एंड फिगर आउट दैट लुक, I am not going to give you more than 3 or 4 days to argue this matter. You file your written submissions and it's over. सर मैंने तो यही पॉइंट रखा था कि जज साहब के पास ज़्यादा अधिकार हैं, वो तय कर सकते हैं। और जज साहब कह दें कि हमको इसको 3 दिन में सुनाना है, भाई आपको जो भी आर्गूमेंट रखने आप बताइए फटाफट। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप पढ़ के नहीं आए हैं, आज आप तैयार नहीं। मैं आपको जस्टिस साहब आपके पास आता हूँ, मैं एक छोटा सवाल रखता हूँ उदाहरण के तौर पर। मैं किसी जानने वाले गाड़ी वाड़ी चोरी हो गई थी, उसको अदालत में कई बार बुलाया गया, बयान नहीं दर्ज हो पा रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 महीने उसका बयान ही नहीं दर्ज हो पाया। इवन उसको मुआवजा भी दिया जाता है कि अच्छा वो तुम इतनी दूर चल के आए तो ये टैक्सी किराया दिलवा दिया जाता है। इतने छोटे केस को भी लिंगर ऑन हो रहा है वो, जो कि एक केस खारिज हो जाना चाहिए उसमें। तो जस्टिस साहब ये बताइए, ये इतनी दरियादिली या क्या कोई बाहरी शक्तियां हैं जो आप लोगों के ऊपर दबाव बनाती हैं कि साहब केस टलता रहे, या बड़े बड़े वकील साहब प्रभाव बना के अपना कुछ करते हैं? जस्टिस साहब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सोचना भी गलत है, मैंने हमारे समझ से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे किसी वजह से भी कोई भी कारण, जैसे हमने आपको पहले भी बताए, तो उन सब चीज़ों के वजह से स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा, या कहीं अननेसेसरी छुट्टी हो गई, अननेसेसरी स्ट्राइक हो गई, वकील साहब ने एडजर्नमेंट मांग लिया, इन सब चीज़ों के वजह से हो सकता। लेकिन ये कहिए कि किसी के ऊपर, किसी जज के ऊपर किसी तरीके का दबाव पड़ता है, वो दैट टू माय अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट करेक्ट। सो देयरफॉर सच अ थिंग शुड नॉट बी सेड। और जहाँ तक सवाल, अभी और भी पैनलिस्ट ने कहा कि साहब जजेस की कमी है, रिक्रूट अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, डिले हो रहा है, वो ऑल दैट इज़ करेक्ट। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो केसेस लिस्टेड हैं, जो केसेस जज साहब के सामने हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि साहब किसी न किसी तरीके से एडजर्नमेंट हो जाए, किसी तरीके से बढ़ जाए। वो इन सर्कमस्टांसेस में होता है कि जो भी पार्टी किसी भी एडवांटेजेस पोजीशन में है, एडवांटेजेस पोजीशन मीनिंग देयर बाय दैट इफ सम पार्टी हैज़ अ इंटरिम ऑर्डर इन हिज और हर फेवर, तो वो ये चाहेगा कि थोड़ा दिन और चल जाए, थोड़ा दिन और प्रोलॉन्ग हो जाए। तो ये सब चीज़ें कर्व होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और कैसे कर्व करेंगे इसको? कमी, वो तो एक बात है, वो एक बात है। कर्व इस तरीके से करेंगे, डिसाइड करके करेंगे, मुकदमे फैसल करके किया जाएगा। हाँ। जब तक आप फैसल नहीं करेंगे तब तक कैसे कमी आएगी? अब जैसे बहुत से केसेस हैं पड़े हुए, फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं जिनमें मुआवजा देना है किसी को, जिसमें ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की, कौन नेग्लिजेंट है कौन नहीं नेग्लिजेंट है, ये बरस से पेंडिंग है। एक्सीडेंट में आदमी मर गया है, चोट खा गया है, इतना पैसा खर्च हो गया है, अब वो नहीं हो रहा है। तो एक लोक अदालत की गई। अब लोक अदालत में साहब ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज केसेस सेटल हो जाते हैं। दोनों पार्टीज को बुला करके ये कहा जाता है कि साहब चलिए इतना पैसा लोअर कोर्ट ने ग्रांट किया, ठीक है, ये इतना नहीं इतना कर दीजिए, एंड पार्टीज एग्री टू इट, और मुकदमा फैसल हो गया। तो लोक अदालत में हज़ारों सैकड़ों मुकदमे डिसाइड होते हैं। फिर इसी तरीके से जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इंस्टेड ऑफ कंटेस्टिंग द केसेस बिफोर द कोर्ट्स, दे कैन बी रेफर टू द मीडिएशन सेंटर। मीडिएशन के थ्रू आपस में सेटलमेंट होता है, और बहुत से केसेस हुए हैं हमारे यहाँ हाई कोर्ट में, कितने हज़ारों केसेस मीडिएशन के माध्यम से ही मतलब सेटल हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने एफर्ट बराबर जारी है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर स्पीडी ट्रायल एक्ट, तो वो भी होएगा, कर रहे हैं। लेकिन अब एकदम से ये कहिए कि साहब इतनी ज़बरदस्त पेंडेंसी जो आपने वेरियस कोर्ट्स में बताई है, ये बोले आने वाले 2, 4, 6, 8, 10 महीने में ख़त्म हो जाए, तो ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं होगा सर, हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हाँ इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। इस वजह मैंने लेकिन जैसा अब इसको एक्सपीडाइट करना पड़े, क्योंकि जैसा अभी किसी ने बताया कि केस फाइलिंग की जो रन रेट है वो केस पेंडेंसी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। रोज़ केस इतने फाइल होते हैं उससे ज़्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी एक मोर्चे पे इसको एक्सपीडाइट करना ही पड़ेगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा भारी राज्य है, वहीं 10.5 लाख केस फंसे हुए हैं हाई कोर्ट में। तो अब ये अगर आप जल्दी जल्दी नहीं करें, जल्दी से मतलब कि ऐसा नहीं कि कल ही जाके सबको निपटा दें, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीडाइट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर वो रन रेट बढ़ता रहेगा, रोज नए 10 केस फाइल हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी चेक लगाने की जरूरत है। सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, कुछ सेकंड्स का, लौट के आते हैं। विराग जी, अश्विनी जी और मुस्तफा साहब आपके पास फिर से एक सवाल लेके आएंगे कि हल क्या है। बहुत सारी समस्याएं हमको अलग अलग कोने से पता, लेकिन कोई एक छोर तो पकड़ना पड़ेगा।